नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो दिन भर छाई रहीं। आज हम बात करेंगे बिहार में संभावित राजनीतिक उलटफेर, चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना, आईआईटी मद्रास में राहुल गांधी की छात्रों से मुलाकात, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक घमासान, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की विवादित योजना और मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान के व्यंग्यपूर्ण नजरिए पर। आज की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का गंभीर आरोप, कहा अधिकारी मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को पटना में लालू यादव ने बुलाई। कांग्रेस का जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान का ऐलान, 26 जनवरी को यात्रा पूरी होगी। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन 15 विकेट गिरे, भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन बनाए, 145 रन की बढ़त हासिल की। आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। बीजेपी से उनकी नाराजगी जगजाहिर है और बीजेपी भी उन्हें मनाने को तैयार नहीं दिख रही। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन की तैयारियां भी इस बात का संकेत दे रही हैं कि बिहार में जल्द ही नई सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में लगे पोस्टरों से भी साफ है कि जेडीयू अब बीजेपी से दूरी बना रही है। पोस्टरों में पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं की तस्वीरें नदारद थीं। यह माना जा रहा है कि जेडीयू ने इंडिया गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 14 जनवरी को खरमास खत्म होने का इंतजार है और उसके बाद राजनीतिक उलटफेर मुमकिन है। बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख लालू यादव ने महागठबंधन सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने 18 जनवरी को पटना में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं, जहां वे संविधान सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लालू यादव से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच भी मुलाकात हो सकती है, जिसके चलते राहुल गांधी का दौरा तय किया गया। पहले राहुल गांधी का बिहार में कार्यक्रम फरवरी में प्रस्तावित था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण इसे 18 जनवरी को आयोजित किया गया है। महागठबंधन और नीतीश कुमार की नजदीकी से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की चिंताएं बढ़ गई हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार घिरी। केंद्र की मोदी सरकार चीन के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों से घिरती दिख रही है। विदेश मंत्रालय ने लद्दाख में चीन के कब्जे की बात स्वीकार कर ली है। इस बयान से सरकार के पहले के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। हाल ही में चीन ने तान प्रांत में 2 नई काउंटियां बनाने का ऐलान किया है, जिनमें से कुछ इलाके भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर किए गए अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है और इन नई काउंटियों का निर्माण भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ को स्वीकार किया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इससे इनकार किया था। उन्होंने सरकार से पूछा है कि चीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मुख्य बातें। लालू यादव ने 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। राहुल गांधी भी 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने लद्दाख में चीन के कब्जे की बात स्वीकार की। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला तेज किया। चीन द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने के आरोपों को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर था। अब विदेश मंत्रालय के हालिया बयान ने भी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस घटनाक्रम ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि वह चीन को अपनी 56 इंच की छाती दिखाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आईआईटी मद्रास के छात्रों से उनकी हालिया मुलाकात और सोशल मीडिया पर साझा किया गया वीडियो मोदी सरकार को एक मजबूत संदेश देता है। राहुल गांधी ने शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति का अधिकार बताते हुए कहा है कि सरकार को निजीकरण के बजाय शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए। राहुल गांधी का मानना है कि शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, मेरा मानना है कि अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। इसे निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें शिक्षा और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने पर अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि हाल ही में उन्हें आईआईटी मद्रास के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने भारत के भविष्य को आकार देने में अनुसंधान और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने एक ऐसी उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो निष्पक्षता, नवाचार और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करे। राहुल गांधी लगातार आम जनता से मिल रहे हैं और उनके मुद्दे उठा रहे हैं। छात्रों के साथ उनकी यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार चुनाव के बाद सत्ता में वापस आती है तो पानी के गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा की साजिशों के कारण लोगों को हजारों और लाखों रुपए के पानी के बिल मिल रहे हैं। उन्होंने दिल्लीवासियों से कहा कि उन्हें ऐसे बिलों का भुगतान नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर सभी गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। इस घोषणा के जवाब में पंजाब कांग्रेस ने आप पर हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस ने कहा है कि आप दिल्ली की महिलाओं के साथ भी वैसे ही धोखा कर रही है जैसे उसने पंजाब में किया था। पंजाब कांग्रेस ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वह आपके झूठे वादों में न आएं। उन्होंने यह भी कहा कि आपने पंजाब में जो वादे किए थे उन्हें अभी भी पूरा करना बाकी है। इस बीच भाजपा ने अपने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ पूर्व लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है, जबकि कालकाजी में आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कैलाश गहलोत को बिजवासन से टिकट दिया गया है। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप, कांग्रेस और भाजपा तीनों ही पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव की तरह दिल्ली में भी महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय लाडली बहना योजना को दिया गया था। एनडीए ने इस योजना को भुनाने की खूब कोशिश की, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला बताया था। दिल्ली में आगामी चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद है। हाल ही में एनडीए सरकार कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इस समय सबसे चर्चित विषय है लाडली बहना योजना। महाराष्ट्र में एनडीए की भारी जीत का श्रेय इस योजना को दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस वादे से पीछे हट रही है। खबरों के अनुसार कई महिलाओं के बैंक खातों से योजना के तहत दिए गए पैसे वापस लिए जा रहे हैं। एक मामला धुले जिले में सामने आया है, जहां एक महिला के खाते से 7,500 रुपए निकाल लिए गए। चुनाव जीतने के बाद एनडीए सरकार ने इस योजना के लिए पात्रता मानदंड सख्त कर दिए हैं, जिससे कई महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। विपक्ष का दावा है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि लाभार्थियों को पैसा न देना पड़े। चुनावों के दौरान विपक्ष ने इस योजना को एक जुमला बताया था और अब ऐसा लग रहा है कि यह सच हो रहा है। इस कदम के बाद एनडीए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और लाडली बहना योजना को लेकर उसकी मंशा पर भी संदेह किया जा रहा है। उधर पूजा स्थल अधिनियम भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। देश में लगातार सांप्रदायिक विवादों के बीच यह अधिनियम एक बार फिर सुर्खियों में है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस भी अब इस विवाद में कूद पड़ी है और उसने कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पालन कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने किसी भी धार्मिक संस्थान के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है जब तक कि वह कोई फैसला नहीं करता है, और उसने केंद्र सरकार से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए भी कहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए सरकार इस विवाद से खुद को बचाने में सफल हो पाती है या क्या यह इसकी विश्वसनीयता के लिए एक और झटका साबित होगा। इन दोनों मुद्दों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है और यह देखना बाकी है कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करती है। खबर है कि कांग्रेस अब इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की तैयारी में है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार इस कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस की ओर से पार्टी सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस जल्द ही एक आवेदन भी दायर करेगी। हालांकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह आवेदन प्रतीकात्मक होगा। यह अभी तय नहीं है कि मामला पार्टी के नाम से दायर किया जाएगा या पार्टी के किसी नेता की तरफ से याचिका दायर की जाएगी, लेकिन यह कदम पार्टी के राजनीतिक रुख को उजागर करेगा।
कांग्रेस का कहना है कि 1991 का कानून सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, लेकिन भाजपा इस कानून की अवहेलना करके देश में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। पार्टी का कहना है कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से अपनी बात रखेगी और 1991 के कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएगी। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है और कब यह धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों का सिलसिला थमेगा। किसानों का आंदोलन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर किसानों के आंदोलन का नया केंद्र बन गया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, लेकिन किसान हार मानने को तैयार नहीं हैं और अब एक बार फिर उन्होंने महापंचायत बुलाई है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 40 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। हर बीतते दिन के साथ उनकी सेहत और खराब होती चली जा रही है। ऐसे में अब किसानों की महापंचायत बुलाई गई। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान इस बैठक में शामिल हुए। डल्लेवाल को स्ट्रेचर से मंच पर लाया गया, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान डल्लेवाल ने कहा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 4 लाख किसान अपनी जान ले चुके हैं, लेकिन असल आंकड़ों में अब तक 7 लाख से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे किसानों के नेता हैं, लेकिन किसी ने इन किसानों की जान जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल के जीवन के महत्व पर जोर दिया। उसी दिन मैंने भी कहा था कि डल्लेवाल का जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या उन 7 लाख किसानों के बच्चों का नहीं जो अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने किसानों से बड़ी संख्या में आगे आने और आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि इससे सरकार को पता चलेगा कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का है। डल्लेवाल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन जब लोगों को पता चला तो पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों युवा उनके पास पहुंचे और मोर्चा संभाला। आज जो लोग मोर्चे पर पहुंचे हैं, यह ईश्वर की कृपा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितना भी जोर लगा ले, वे मोर्चा जीत कर रहेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि यह महापंचायत केंद्र सरकार को हिलाने वाली है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार घमंड में है और सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें समझना चाहिए कि लोगों से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। इससे साफ है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं और आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। अंत में हम जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की तिरछी नजर देखेंगे। एक प्रख्यात कवि जो कभी देश के हीरो थे, आज अपनी कविता से विश्वासघात कर रहा है और नफरत भरे बयान दे रहा है। अपनी कविता को छोड़कर वह राजनीति में प्रवेश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वह ऐसे बयान दे रहा है जो उस पार्टी में शामिल होने के लिए आवश्यक हैं। अब यह देखना है कि क्या कवि को उसी तरह तालियां मिलेंगी या सड़े हुए अंडे और टमाटर उन पर भारी पड़ेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही।